बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं डिंगरा के चैप्टर नंबर 8 की पार्ट 7 वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजीज़ ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की। अब डिजीज़ को पढ़ने से पहले हमें नॉर्मल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का पता होना चाहिए। नॉर्मल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हमें पता है कि शाइनी एंड पेयरली ग्रे इन कलर होती है, जिसकी जो कनकेविटी होती है वो उसके लैटरल सरफेस पर लाई कर रही होती है। अब कनकेविटी का क्या मतलब है कि ऐसे ये वाली जो सरफेस है ना उसकी, ये वाली, ये उसकी एक्सटर्नल कनाल की तरफ प्रेजेंट होती है, जबकि उसको पीछे से उसके हैंडल ऑफ मैलियस ने खींचा होता है, और अम्बो भी हम उसको बोल रहे होते हैं, तो उसकी वजह से ये कनकेविटी डेवलप हो रही होती है। अब जब हम ब्राइट कोन ऑफ लाइट देखते हैं तो वो हमें एंट्रो इन्फीरियर पार्ट पे नज़र आ रही होती है। नेक्स्ट एटिक एरिया की बात करें तो जो एटिक एरिया होता है, ये वाला एरिया, ये हमारी सारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, और ये एटिक एरिया। अब ये वाला जो एटिक एरिया, ये हमें पिंकिश इन कलर नज़र आ रहा होता है, और ये जो लेटरल प्रोसेस होता है ना मेलियस का, उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर देखो ना, लेटरल प्रोसेस होगा, इसके ऊपर ये एटिक एरिया प्रेजेंट होता है। जो इसकी ट्रांसपेरेंसी है ये वेरी करती है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये वेरी कर रही होती है। और उसके अलावा बात करें तो कुछ ना मिडल ईयर के स्ट्रक्चर भी हमें नज़र आ रहे होते हैं, और जो नॉर्मल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है वो मोबाइल होती है, जिसको हम न्यूमेटिक ओटोस्कोप या सीगल स्पेचुलम पे देख रहे होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिट्रैक्टिव टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की। अब रिट्रैक्टिव टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की जब हम बात करते हैं ना, तो ये कब हो सकती है? जब मिडल ईयर के अंदर नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है। नेगेटिव प्रेशर कब जनरेट होता है? जब हमारी यूस्टेकियन ट्यूब ब्लॉक होती है। यूस्टेकियन ट्यूब कैसे ब्लॉक हो सकती है? जैसे फॉर एग्जांपल एडिनॉइड्स की हाइपरट्रॉफी हुई हुई थी, यहाँ पे टॉन्सिलाइटिस हुआ हुआ था, तो उन्होंने मैकेनिकली आकर यूस्टेकियन ट्यूब को बंद कर दिया था, जिसकी वजह से इस सेकेंड ट्यूब ने क्या करना होता है, एरेशन वेंटिलेशन प्रोवाइड करनी होती है मिडल ईयर को। तो जब वो ही नहीं प्रोवाइड करेगा तो पीछे से नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा। जब नेगेटिव प्रेशर होगा तो नॉर्मली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऐसे प्रेजेंट है, तो वो कुछ ज़्यादा ही रिट्रैक्शन शो कर देगी टुवर्ड्स द मिडल ईयर, नेगेटिव प्रेशर की वजह से। अब जब हम रिट्रैक्टेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को देखते हैं ना, तो वो हमें डल और लस्ट उसके ऊपर कोई भी प्रेजेंट नहीं होती है। उसके अलावा कॉन ऑफ लाइट इसके अंदर एबसेंट हो सकते हैं, यहाँ पे इंटरप्टेड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। लेटरल प्रोसेस ऑफ मेलियस की बात करें तो वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, और जो एंटीरियर पोस्टीरियर मेलियुलर फोल्ड्स होते हैं ना, वो ये वाले एंटीरियर पोस्टीरियर मेलियुलर फोल्ड्स, ये हमें सिकल शेप के नज़र आ रहे होते हैं। उसके अलावा फोर शॉर्टन हैंडल ऑफ मेलियस नज़र आ रहा होता है, ये भी इसी वजह से होता है क्योंकि काफ़ी रिट्रैक्टेड सी पीछे वाली साइड पर मूव की होती है। नेक्स्ट कंडीशन आती है मेनिंगाइटिस बुल्लोसा। अब ये जो मेनिंगाइटिस बुल्लोसा वाली कंडीशन होती है, ये एक्सटर्नल ईयर की एक डिजीज़ होती है, जिसको हम कहते हैं ओटाइटिस एक्सटर्नल हेमोरेजिका, उसके साथ भी प्रेजेंट होती है। ये एक काफ़ी पेनफुल सी कंडीशन होती है, जिसमें हेमोरेजिक ब्लेब्स बन रहे होते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल का जो डीप पोर्शन होता है ना, यानी जो काफ़ी ज़्यादा मीडियली प्रेजेंट होता है, वहाँ पर हमें हेमोरेजिक ब्लेब्स ऐसे गोले गोले नज़र आ रहे होते हैं। अब इसकी etiology की बात करें तो ये एक वायरस माइकोप्लाज्मा निमोनी होता है, उसकी वजह से हो रहा होता है। उसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी भी इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट कंडीशन आती है herpes zoster orticus। ये एक वायरल इन्फेक्शन होती है जो कि जेनिकुलेट गैंग्लियन और फेशियल नर्व को इन्वॉल्व कर रही होती है। जेनिकुलेट गैंग्लियन और फेशियल नर्व हमें पता है कि मिडल ईयर के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी इसको हम फर्स्ट जीनू भी बोलते हैं। मिडल ईयर के अंदर ये प्रेजेंट होता है, सो वहाँ से वायरल इन्फेक्शन जो है वो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को अंदर कुछ फीचर्स कॉज करवा रही होती है। कौन कौन से फीचर्स के अंदर वेसिकल्स बन रहे होते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, डीप मेर्टस, और जो कॉन्का और जो रेट्रो ऑरिकुलर सर्कस वाला पोर्शन है उसके ऊपर सारे वेसिकल्स बन रहे होते हैं। बाद में क्रेनियल नर्व नंबर 7 को और 8 को, दोनों को ये इन्वॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आती है मेनिंगाइटिस ग्रैनुलोसा। इसमें बेसिकली क्या होगा कि नॉन स्पेसिफिक सी ग्रैनुलेशन हमें आउटर पार्ट ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर नज़र आ रही होती हैं। अब ये बेसिकली इम्पैक्टेड वैक्स के साथ एसोसिएटेड होती है, लॉन्ग स्टैंडिंग फॉरेन बॉडी और एक्सटर्नल ईयर की इन्फेक्शन के साथ ये एसोसिएटेड होती है। नेक्स्ट कंडीशन आती है ट्रोमेटिक रप्चर के। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो गया। अब रप्चर कैसे हो सकती है कि उसमें कोई भी ट्रॉमा आया, हेयर पिन, मैच स्टिक वगैरह से, या फिर फॉरेन बॉडी को निकालते हुए हमने कोई अनस्किल्ड बंदे को अनस्किल्ड बंदे ने कोशिश की है फॉरेन बॉडी निकालने की, तो उसके रिजल्ट में ट्रोमा हो सकता है। नेक्स्ट सडन चेंज इन एयर प्रेशर आया कि किसी ने कोई स्लैब या किस दिया ईयर के ऊपर, तो यहाँ पे सडन ब्लास्ट हुआ, तो उसकी वजह से बाहर का प्रेशर और जो ईयर मिडल ईयर का प्रेशर है उसके अंदर चेंजेस आई हैं, तो अल्टीमेटली रप्चर हो सकता है। अब अगर एट्रोफिक मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की दरमियान वाली फाइब्रस लेयर होती है ना, वो एब्जॉर्ब हो गई होती है। तो जब ये फाइब्रस लेयर एब्जॉर्ब हो गई होती है, तो उस केस में जो मेम्ब्रेन होगी उसको हम एट्रोफिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो उस केस में जब हम वल्सल्वा मनोवर करते हैं, वल्सल्वा मनोवर क्या होता है कि पेशेंट को हम कहते हैं कि अपनी इंडेक्स और जो थंब होता है उससे अपनी नोस्ट्रिल को बंद कर ले, मुंह के अंदर हवा भरे और उस हवा को अपनी मिडल ईयर की तरफ पास करने की कोशिश करे। तो उस केस में क्या होगा कि जब वो पास करेगा तो हवा जो होगी वो यूस्टेकियन ट्यूब से मिडल ईयर की तरफ जाएगी, और मिडल ईयर से जब वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे जाके हिट करेगी, तो चूंकि मेम्ब्रेन थिन हो गई हुई है तो वो वहाँ पर रप्चर कोज करवा सकती है।
उसके अलावा मिडल ईयर के अंदर कोई भी फ्लूइड भरा हुआ है, तो जैसे डाइविंग के दौरान वाटर स्पोर्ट्स या फोर्सफुल सिरिंजिंग जब करते हैं तो उस केस में रप्चर के चांसेस होते हैं। उसके अलावा टेम्पोरल बोन के फ्रैक्चर में भी हमें नज़र आ रहे होते हैं रप्चर के चांसेस। नेक्स्ट हम इसके ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। ट्रीटमेंट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में क्या होता है कि जो परफोरेशन जब डेवलप हुई है इसकी, तो ये मिडल ईयर के तरफ इसके एजेस मूव कर जाते हैं। मिडल ईयर की तरफ मूव कर जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि जब हम ईयर को एग्जामिन करते हैं ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप से, और जो इसके परफोरेशन वाले एजेस होते हैं उनको हम आपस में रिपोजिशन उनकी कर देते हैं। अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की इंजरीज के साथ कुछ और कंडीशन भी एसोसिएटेड है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर जब हम जाते हैं तो हमें पता है कि मिडल ईयर वाला पोर्शन आता है। मिडल ईयर से फेशियल नर्व पास होकर जा रही होती है। सो फेशियल नर्व का पैरालिसिस हो सकता है, सबलैक्सेशन हो सकती है स्टेपीज की। अब स्टेपीज की फुट प्लेट हमें पता है कि कोक्लिया के साथ एसोसिएटेड होती है, तो उसकी वजह से विटिलिगो और निस्टैग्मस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। उसके अलावा सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस भी डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट कंडीशन आती है एट्रोफिक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। एट्रोफिक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में बेसिकली ये होता है कि नॉर्मली हमें पता है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में बाहर वाली साइड पर एपिथेलियम होती है, मिडल वाली साइड पर फाइब्रस लेयर होती है और अंदर वाली साइड पर म्यूकोजल लेयर होती है। तो जो सीरस ओटाइटिस मीडिया वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जो फाइब्रस लेयर होती है ना दरमियान वाली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, वो एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से एक थिन सी मेम्ब्रेन रह जाती है। उसके अलावा हमें पता है कि जो रीजनरेशन एबिलिटी होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, वो भी काफ़ी ज़्यादा रैपिड होती है। सो अगर कोई भी परफोरेशन होगी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, तो एपिथेलियल और म्यूकोजल लेयर तो हील कर जाएंगे, लेकिन जो फाइब्रस लेयर है वो हील नहीं करेगी, क्योंकि उसकी एट्रोफी हो गई हुई है एक्यूट सीरस ओटाइटिस मीडिया के अंदर। नेक्स्ट आती है रिट्रैक्शन पॉकेट्स एंड एटेलेक्टेसिस। इसके अंदर बेसिकली ये होता है कि जो पार्ट होता है ना, पार्ट ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, वो काफ़ी ज़्यादा अंदर की तरफ बल्ज हुआ होता है। यानी जो रिट्रैक्टेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसकी बहुत ज़्यादा बल्जिंग की वजह से क्या होता है कि एक सेगमेंट ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अपने इर्द गिर्द ना एक मतलब ऐसी पॉकेट सी बना लेता है, और ये जो पॉकेट होती है वो जाकर जो मिडल ईयर की प्रोमोन्ट्री होती है उसके साथ जाकर जुड़ जाती है। उसके अलावा जो ऑसिकल्स होते हैं उसके अराउंड भी वो रैप हो सकती है, तो रिट्रैक्शन पॉकेट्स डेवलप होती हैं। अब ये बेसिकली क्यों डेवलप होती हैं, क्योंकि नेगेटिव प्रेशर मिडल ईयर में बहुत ज़्यादा होता है। जब यूस्टेकियन ट्यूब हमारी डिस्फंक्शन हो तो उस नेगेटिव प्रेशर की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खींचता है, यानी रिट्रैक्शन कॉज करवाता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, और उसका कुछ सेगमेंट फिर जाकर प्रोमोन्ट्री पर मतलब जुड़ जाता है और ऑसिकल्स के अराउंड रैप हो जाता है, जिसको हम रिट्रैक्शन पॉकेट्स बोल देते हैं। अब ये जो रिट्रैक्शन पॉकेट्स होती है ना, इनके अंदर क्रेटिन डेब्रिस भी एक्यूमुलेट हो सकता है और ये कोलेस्टियाटोमा की फॉर्मेशन भी करवा सकती है। नेक्स्ट कंडीशन आती है टेम्पैनोस्क्लेरोसिस। इस कंडीशन में बेसिकली ये होता है कि हाइलाइनाइजेशन और कैल्सिफिकेशन शुरू हो जाती है फाइब्रस लेयर ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की। अब ये कैसे अपीयर होता है, ये चौकी वाइट प्लैक के तौर पर ये प्रेजेंट होता है। अब ये भी किन कंडीशन के साथ एसोसिएटेड है, ये बेसिकली सीरस ओटाइटिस मीडिया के साथ ये भी एसोसिएटेड होता है। अब ये जो टिम्पैनोस्क्लेरोसिस है ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ही ज़्यादातर इन्वॉल्व करता है, लेकिन ये कुछ और स्ट्रक्चर्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है। इन्वॉल्वमेंट लिगामेंट्स को कर सकता है, जॉइंट्स ऑफ ओसिकल्स के जो जॉइंट्स होते हैं उनको इन्वॉल्व कर सकता है, मसल के टेंडन्स को कर सकता है, उसके अलावा सब म्यूकोजल लेयर ऑफ द मिडल ईयर के लेफ्ट को इन्वॉल्व कर सकता है, और ये कंडक्शन ऑफ साउंड के साथ भी इंटरफेयर कर सकता है। लास्ट कंडीशन आती है परफोरेशन। अब परफोरेशन सेंट्रल भी हो सकती है, एटिक भी हो सकती है और मार्जिनल भी हो सकती है, और ये एसोसिएटेड होती है क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया के साथ। अब एक कंडीशन थी जो इस चैप्टर में खाली इसका नाम आया है, इसकी डिटेल नहीं लिखी हुई, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक्सोस्टोसिस हम इसको बोलते हैं, जिसको हम सरफर्स ईयर भी बोलते हैं। ये बिनाइन बोनी आउटग्रोथ होती है जो कि सरफर्स यानी जो पानी में तैरने वाले लोग होते हैं, कोल्ड वाटर की वजह से उनमें ये बोनी आउटग्रोथ हमें नज़र आ रही होती है। ये बेसिकली एक ना बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म की एक टाइप होती है जिसमें हम प्रिवेंट कर रहे होते हैं कि कोल्ड वाटर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से हिट ना करें। अगर कोल्ड वाटर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से हिट करेगा तो उस कंडीशन में विटिलिगो हो सकता है कैलोरिक स्टिमुलेशन से। इसका कोई भी ट्रीटमेंट हमें रिक्वायर्ड नहीं होता है जब तक कि ये ब्लॉक ना कर दे एक्सटर्नल रोटरी कनाल को, या फिर इसमें वैक्स की एक्यूमुलेशन शुरू ना हो जाए। तो ये हमारे पास बात होगी डिजीजेज ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की। अब नेक्स्ट पार्ट से हम यूस्टेकियन ट्यूब और उसके डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर it with your friends and subscribe to my channel.